आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम यूज करेंगे रोटरी एनकोडर को अपनी एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए। और मैं आपको प्रैक्टिकली वायरिंग बताऊंगा कि कैसे वायर करेंगे एक रोटरी एनकोडर को एक पीएलसी के साथ, और उसी के साथ मैं आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग भी समझाऊंगा जिससे आप लोग रोटरी एनकोडर को यूज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए। एंड में मैं आपको एक रियल लाइफ एप्लीकेशन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा जिससे आपको प्रैक्टिकली फील आए कि एक्चुअल में चीजें चल कैसे रही है। रोटरी एनकोडर बेसिकली एक सेंसर है जो क्या करता है, रोटेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिसकी मदद से हम ये निकाल सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट पोजीशन है उस रोटेटिंग पार्ट की। हम ये भी निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारा रोटेटिंग पार्ट रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। हम ये भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना हुआ रोटेशंस होने के बाद, जिससे आप लोग अपनी कोई भी एप्लीकेशन को सॉल्व कर सकते हो। इंडस्ट्री में हम रोटरी एनकोडर को यूज करते हैं एज अ फीडबैक, एक इलेक्ट्रिकल मोटर को प्रिसाइसली कंट्रोल करने के लिए। रोटरी एनकोडर की बहुत सारी एप्लीकेशन है और इसको हम अलग अलग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जैसे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो गई, जैसे फिलिंग मशीन की एप्लीकेशन हो गई, या फिर जैसे लेबलिंग मशीन की एप्लीकेशन हो गई। इसको हम कटिंग मशीन में भी यूज कर सकते हैं, और कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जहां पे आपको मेजरली तीन चीजों के बारे में जानना है, वो है पोजीशन, या फिर नंबर ऑफ रोटेशन, या फिर आपको डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट देखनी है। इन तीनों चीजों के बारे में अगर नॉलेज चाहिए तो आपको रोटरी एनकोडर को यूज करना है। रोटरी एनकोडर मेजरली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा इंक्रीमेंटल टाइप और एक होता है हमारा एब्सोल्यूट टाइप। इन दोनों में मेजरली डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का, और डिफरेंस होता है हमारा आउटपुट का। पर इस वीडियो में मैं आपको इंक्रीमेंटल एनकोडर के बारे में समझाऊंगा और प्रैक्टिकली वायरिंग समझाऊंगा कि कैसे हम इसको वायर करेंगे पीएलसी के साथ। रोटरी एनकोडर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए सबसे पहले एक कंसेप्ट समझो। ये मान लो ये है मेरा एक ट्रांसमीटर और ये एक है मेरा रिसीवर। अब जैसी लाइट ट्रांसमीटर फेंकता है, रिसीवर रिसीव करता है, तो रिसीवर एक सिग्नल दे देता है। बट मान लो जैसी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, तो रिसीवर हमें सिग्नल नहीं देता। अब यही कंसेप्ट है जो हमारे रोटरी एनकोडर में यूज होता है। रोटरी एनकोडर में हमारी एक डिस्क लगी होती है, उसमें हमारे स्लॉट्स होते हैं जो हमारा बेसिकली ये डिटरमाइन करता है कि एक रोटेशन में कितनी पल्सेस जनरेट होएगी, जिसको हम बोलते हैं पीपीआर, जिसको हम कहते हैं पल्स पर रोटेशन। जैसे जो मेरे पास अभी रोटरी एनकोडर है उसमें अभी 2500 पीपीआर उस पर रेटेड लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है वो एक रोटेशन में 2500 पल्सेस जनरेट करेगा। तो अब यहाँ पे देखो होता क्या है, एक मेरा यहाँ पे ट्रांसमीटर है और मान लो अभी आप रिसीवर हो, तो जैसे ये रोटेट कर रहा है मेरा रोटरी एनकोडर, हम रोटेट करेंगे जो मोटर के शाफ्ट के साथ अटैच होएगा, तो ये भी हमारा रोटेट करेगा जो शाफ्ट है रोटरी एनकोडर का। और आप रिसीवर साइड पे आप खुद आप रिसीवर हो मान लो, तो आप देख सकते हो लाइट बार बार ब्लिंक हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है, वो आपको दिख रही है इस तरह से। वैसे हमारे वहाँ पे रिसीवर्स लगे हुए हैं जो क्या करते हैं, इस लाइट का जो ऑन ऑफ है वो रिसीव करते हैं और आउटपुट में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, जो हमारा डिपेंड करता है हमारी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है हमारा क्या पीपीआर है कि एक रोटेशन में कितनी पल्सेस आएगी। जैसे मेरे पास 2500 पीपीआर का रोटरी एनकोडर है, तो मेरे को 2500 पल्सेस मिलेगी एक रोटेशन में। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट एक रोटरी एनकोडर का। बट एक इंडस्ट्रियल एनकोडर में हमें आउटपुट में हमें तीन चीजें लिखी होती है। एक होता है हमारा फेज ए, एक होता है हमारा फेज बी, और एक होता है हमारा फेज जेड। इन तीनों के बारे में आपको पहले समझाता हूँ। देखो होता क्या है, रिसीवर साइड पे हम एक स्लिट्स लगाते हैं कुछ इस तरह की, जिससे हमें जो पल्सेस मिलती है वो हमें फेज ए और फेज बी और फेज जेड के फॉर्म में मिलती है। अब यहाँ पे समझो ऐसा क्यों किया हमने, फेज ए, फेज बी और फेज जेड करने के लिए। ध्यान से समझो, ये जो फेज ए है और जो फेज बी है, उन दोनों की आउटपुट में थोड़ा सा फेज डिफरेंस होता है। जो आउटपुट में जो ट्रेन ऑफ पल्सेस जनरेट होती है, उन दोनों के बीच में थोड़ा फेज डिफरेंस होता है। उनका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, अगर मान लो हमें डायरेक्शन जाननी है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तब ये चीज काम आती है। ऐसा इसलिए अगर मान लो फेज ए पहले आता है और फिर बाद में फेज बी आता है,
तो हमारे कंट्रोलर को पता लग जाता है कि अभी हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और अगर मान लो अगर फेज बी पहले आता है और फेज ए बाद में आता है, तो उसको समझ आ जाता है कि अब हमारा जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ये सारी चीज़ हमें डायरेक्शन जानने के लिए हमने किया है। और जो फेज जेड है वो क्या करता है, वो हर एक रोटेशन के बाद सिर्फ एक पल्स देता है कि एक रोटेशन अब कंप्लीट हो चुका है। पर जो फेज ए और फेज बी है वो एक रोटेशन में जितनी पल्सेस रेटेड है, जैसे मेरे पास 2500 पीपीआर का एनकोडर है तो मेरे पास 2500 पल्सेस आएगी एक रोटेशन में। फेज ए भी मेरे को 2500 पल्स देगा, फेज बी भी मेरे को 2500 पल्स देगा। सिर्फ फर्क आता है दोनों के बीच में जो फेज है, फेज डिफरेंस, जिससे क्या पता लगता है हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पता लगता है। आज की वीडियो में मैं यूज करूंगा ऑटोनिक्स का रोटरी एनकोडर, जिसका मॉडल नंबर है E40S62500-3T24। अब इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है वो होती है 12 to 24 वोल्ट डीसी, जिसका मतलब ये है 12 वोल्ट डीसी पे भी ऑपरेट कर सकते हो और 24 वोल्ट डीसी पे भी ऑपरेट कर सकते हो। और आप इस पे देख सकते हो हमारी ब्लैक वायर है आउटपुट ए, व्हाइट वायर है आउटपुट बी, ऑरेंज वायर है आउटपुट जेड, और ब्राउन वायर है इसकी पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज, और ब्लू वायर है नेगेटिव, और एक शील्ड के लिए वायर दी हुई है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो 2500 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2500 है इसकी पीपीआर, पल्सेस पर रोटेशन, कि एक रोटेशन में ये 2500 पल्सेस जनरेट करता है। और दूसरी चीज लिखी हुई है इसमें एक टी, यहाँ पे एक आप टी अल्फाबेट देख सकते हो, बट बेसिकली इसकी आउटपुट टाइप है टी। इसके लिए मतलब ये है कि ये टोटम पोल आउटपुट है। बेसिकली इस रोटरी एनकोडर को आप यूज कर सकते हो एज अ सोर्सिंग इनपुट भी और एज अ सिंकिंग इनपुट भी। ये सिर्फ कहने की बात है कि उसको इस तरह से लिखा हुआ है। आप रोटरी एनकोडर को देख सकते हो कि वो भी पीएनपी और एनपिन आउटपुट में आते हैं। तो वो भी क्या है, सोर्सिंग और सिंकिंग आउटपुट इनपुट ही तो है। कंसेप्ट हर जगह सेम है, सिर्फ लिखने की बात अलग है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे वायर करेंगे इसको पीएलसी के साथ, और आपको वायरिंग में भी समझ आ जाएगा कि क्या आउटपुट का मैंने मतलब समझाया था। तो ये रहा हमारा ओवरऑल सेटअप। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ लगी हुई है। ये है हमारी SMPS जो 24 वोल्ट DC हमें दे रही है, 220 वोल्ट AC को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट कर रही है। इसकी जो करंट रेटिंग है वो है 4.5 एम्पियर। और ये मेरी PLC जो डेल्टा सीरीज़ की PLC है, DVP12SA2। और ये मेरा रोटरी एनकोडर, इसमें 5 वायर्स है, बट मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हमें कौन कौन सी वायर्स को यूज़ करना है और अपनी एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम PLC के कनेक्शन करेंगे। तो PLC के कनेक्शन करने के लिए उसमें जो रेड वायर है वो आपको पॉजिटिव में कनेक्ट करनी है, और जो ब्लैक वायर है उसको आपको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करनी है। ग्रीन वायर हमारे यूजुअली अर्थिंग के लिए होता है, तो उसको अभी हम ना भी कनेक्ट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी हमने कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं PLC और SMPS के। और अब एक बार रोटरी एनकोडर के कनेक्शन कर लेते हैं। रोटरी एनकोडर में जो इसकी सप्लाई वायर है वो इसकी ब्राउन और ब्लू है। ब्राउन को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव के साथ और ब्लू को कनेक्ट करेंगे हम नेगेटिव सप्लाई के साथ। तो अभी दिखा देता हूँ। अभी हमने कनेक्शन कर लिए हैं। अभी हमने कनेक्शन किए हैं इसकी ब्राउन वायर को पॉजिटिव के साथ और ब्लू वायर को नेगेटिव के साथ। वो एक जो ब्लैक वायर है वो जो आपको दिख रही है, वो भी 2 आपको ब्लैक वायर दिख रही होगी, एक शील्ड के लिए और ये उसकी आउटपुट A है जो आपकी ब्लैक वायर है। आप इस पर भी देख सकते हो, इस पर लिखा हुआ है कि जो हमारा ब्लैक है पॉइंट वो हमारा आउटपुट A है, और वाइट हमारा आउटपुट B, और ऑरेंज है हमारा आउटपुट Z। ये मैंने बताया था आपके 3 ये कह सकते हो फेज़ A, फेज़ B और फेज़ Z है। हमारी PLC के अंदर सोर्स सिंगल टर्मिनल होता है, और इसमें X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6 टिल X7 ये बेसिकली ऑक्टल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आपको सोर्सिंग टर्मिनल या फिर जो आपकी PLC में कॉमन टर्मिनल होएगा उसको आपको पॉजिटिव 24 वोल्ट DC के साथ कनेक्ट करना है। तो आप इसको अगर नेगेटिव के साथ कनेक्ट करोगे तो भी हमारा ऑपरेट करेगा। वो ऐसा इसलिए, ये बेसिकली एक टोटम पोल आउटपुट है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको पॉजिटिव लगाओगे सोर्सिंग टर्मिनल पे तो ये उसके रेफरेंस में नेगेटिव देगा। अगर आप इस सोर्सिंग टर्मिनल पे नेगेटिव लगाओगे तो ये उसके रेफरेंस पे हमें पॉजिटिव देगा। तो ये बस समझने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे 24 वोल्ट DC को कनेक्ट करूँगा सोर्सिंग टर्मिनल पे, और X0 पे मैं कनेक्ट करूँगा इसकी ब्लैक वायर जो मेरा बेसिकली आउटपुट A है मेरा, और उसके X1 पे मैं कनेक्ट करूँगा मैं उसकी वाइट वायर जो मेरा आउटपुट B है। आप इसी के हिसाब से कनेक्ट करोगे जैसा मैं बता रहा हूँ। अगर आप कोई और कनेक्शन करोगे तो फिर आपको प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी जो मैंने प्रोग्राम लिखूँगा उसमें वो X0 और X1 के हिसाब से ही लिखा हुआ है। तो आप कनेक्शन देख सकते हो कि सोर्सिंग टर्मिनल पे जो ग्रीन वायर जा रही है ये 24 वोल्ट DC के साथ कनेक्टेड है, ये जो सोर्सिंग टर्मिनल पे, और X0 है
ये ब्लैक वायर के साथ कनेक्टेड है और X1 वाइट वायर के साथ कनेक्टेड है। X0 इसका फेस A है और X1 इसका फेस B है। ये दोनों हमने इसलिए कनेक्ट की हुई डायरेक्शन के लिए कि अगर हम उसको क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव में वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रही है और जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वैल्यूज़ डिक्रीज़ होने लग जाती है। तो ये हमारी PLC प्रोग्रामिंग केबल, ये वाला कनेक्टर हमारे PLC के पोर्ट में जाएगा और ये वाला हमारा डायरेक्टली PC में जाएगा। तो ये कनेक्टर हमारा कुछ इस तरह का है। तो आप देख सकते हो कि कैसे हम PLC प्रोग्राम करेंगे। अब इसकी PLC प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं। PLC प्रोग्रामिंग करने के लिए सिर्फ इतना समझो, अगर हम रोटरी एनकोडर को PLC के साथ यूज़ करेंगे, चाहे वो कोई भी ब्रांड की PLC हो, इस वीडियो में तो मैं डेल्टा की PLC यूज़ करूँगा, पर हर PLC में एक हाई स्पीड काउंटर यूज़ होता है। उस हाई स्पीड काउंटर को हम यूज़ करते हैं रोटरी एनकोडर से इनपुट लेने के लिए, क्योंकि रोटरी एनकोडर इतनी तेज़ी से पल्सेस देता है कि हमें हाई स्पीड काउंटर को यूज़ करना पड़ता है। और हमेशा हर चीज़ आपको डेटा शीट में मिल जाएगी, पर फिर भी मैं आपको इस वीडियो में इतना बता दूंगा कि आप रोटरी एनकोडर को यूज़ कर सकते हो ये जानने के लिए कि कितना रोटेट हुआ हमारा इनिशियल पोजीशन से, और आप ये भी जान सकते हो कि किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, पॉजिटिव में हो रही है या नेगेटिव साइड में हो रही है। और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको एक आउटपुट जनरेट करना है कि जैसे मान लो ये अगर इतना डिग्री रोटेट हुआ और मैंने वो वैल्यू देख ली कि इतना रोटेट हो चुका है और वहाँ पे मुझे एक आउटपुट चाहिए जो मेरा रिले आउटपुट होता है, वो कैसे जनरेट करेंगे वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें COMGR सॉफ्टवेयर खोलना है जो बेसिकली एक कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। हम यहाँ पे सबसे पहले पोर्ट सिलेक्ट करेंगे कि हमारे कौन से पोर्ट पे हमारी USB कनेक्टेड है जो PLC के साथ कनेक्टेड है। फिर आपको फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करना है। आपको PLC सिलेक्ट करनी है, हमारी डेल्टा की DVP12SA2 है। फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा लोड होने देंगे और फिर हम प्रोग्राम्स में जाएंगे। प्रोग्राम्स में राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक में हम न्यू पे क्लिक करेंगे। फिर न्यू से हमें एक नई विंडो खुलेगी, उसमें हमें वहाँ पे अपना लैडर लॉजिक वहाँ पे हमें बनाना है। ये सॉफ्टवेयर हमारा ISP सॉफ्ट है। तो बेसिकली दो सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे आपको, एक कम्युनिकेशन के लिए और एक PLC प्रोग्रामिंग के लिए। तो सबसे पहले हम LD M1000 बिट लिखेंगे। ये बिट हमारी हाई हो जाती है जब PLC रनिंग स्टेट पे जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि हम हाई स्पीड काउंटर यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम DCNT टाइप करेंगे। ये हमारा होता है हाई स्पीड काउंटर। अब यहाँ पे जो एड्रेसिंग होगी हाई स्पीड काउंटर की, वो हमारी इस टेबल को देख कर होगी। इस टेबल में जो हम देख रहे हैं, हम हाई स्पीड काउंटर जो यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे C245। ये बिट हम तब यूज़ करेंगे जब हम एनकोडर को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारी वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेगी, और अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वैल्यूज़ डिक्रीज़ करेगी। इसलिए हमने C245 को यूज़ किया। अब आप एक चीज़ देख सकते हो, टेबल में हमें अगर एनकोडर को कनेक्ट करना है तो वो X0 और X1 पे ही कनेक्ट होएगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग करते वक्त ध्यान देना कि किस वायर को कहाँ पे कनेक्ट करना है। अगर आप दूसरे बिट्स को यूज़ करोगे जैसे C243, उसमें आप अगर किसी भी डायरेक्शन में घुमाओगे रोटरी एनकोडर को, दोनों में वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। मैंने C245 इसलिए यूज़ की है कि एक साइड में वैल्यू हमारी इंक्रीज़ करेगी और अगर दूसरी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। फिर हम एक और रंग लगाएंगे, शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+I, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे LD C245। ये हमारा एक इनपुट स्विच है या फिर ये कह सकते हो आप इनपुट ब्लॉक है। तो होगा क्या, जैसे हमारी जो प्रीसेट वैल्यू है जो मैंने यहाँ पे 5000 लिखी हुई है, वो जैसे रीच होएगी काउंटर में तो ये वाले जो इनपुट है मेरा ऑन हो जाएगा। और फिर मैं आउटपुट साइड पे लिखता हूँ OUT-Y0। फिर आप कम्युनिकेशन सेटिंग में जाओगे। फिर आप कम्युनिकेशन सेटिंग में बस आपको ये देखना है कि ड्राइवर सिलेक्टेड है या नहीं, फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर आपको जाना है चेंज PLC टाइप में, चेक करना है कि आपकी SA2 सिलेक्टेड है या नहीं। फिर आपको डाउनलोड प्रोग्राम करना है। फिर डाउनलोड टू PLC में आपको बस ट्रांसफ़र करना है और फिर जो भी ऑप्शन आते हैं आपको बस ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे ही अब आपका प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा आपकी PLC में, तो फिर आपको क्या करना है, इसको आपको रनिंग कंडीशन में डाल देना है। रनिंग कंडीशन में डालने के बाद फिर आपको इसको ऑनलाइन मोड पर डालना है ताकि हम देख पाए कि रीडिंग्स कैसे चेंज हो रही है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हम रोटरी एनकोडर को क्लॉकवाइज घुमाते जा रहे हैं तो हमारी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होते जा रही है। और मैंने आपको बताया था कि मैंने एक प्रीसेट वैल्यू भी सेट की हुई है जो 5000 पल्सेस है। तो जैसे ही वो प्रीसेट वैल्यू रीच होएगी मेरा Y0 ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं क्लॉकवाइज घुमाता गया और फिर मेरी Y0 ऑन हो गई। अब क्या करता हूँ, मैं वैल्यूज़ को डिक्रीज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ और जैसे ही मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ मेरी वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती है और मेरा Y0 फिर से ऑफ हो जाता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि आप डायरेक्शन भी देख सकते हो कि
क्लॉकवाइज हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, और अब जैसी प्रीसेट वैल्यू भी सेट कर सकते हो। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे हम यूज़ करेंगे रोटरी एनकोडर को एक रियल लाइफ एप्लीकेशन सॉल्व करने के लिए। पिछली वीडियो में मैंने एक लेंथ कटिंग मशीन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था अगर हमें एक डिजायर्ड लेंथ के बाद कट करना है तब हम वहाँ पे एक इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर को लगा के और इसका सिग्नल एक लेंथ काउंटर में देकर अपनी एप्लीकेशन को सॉल्व कर सकते हो। पर अगर किसी ने ध्यान नहीं किया तो उसमें वो एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि एक रोटेशन के बाद आ रहा था हमारा सिग्नल, बट मान लो हमें हाफ रोटेशन या फिर कुछ एक डिजायर्ड एक थोड़े से एंगल जब हमारा मटेरियल थोड़ा सा ही पास हुआ तब वहाँ पे कट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तब वहाँ पे आता है हमारा यूजफुल रोटरी एनकोडर। रोटरी एनकोडर ने किया क्या? रोटरी एनकोडर ने एक रोटेशन को 2500 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, जिसका मतलब ये है इसकी जो पीपीआर है, पल्स पर रोटेशन, उसने एक रोटेशन को 2500 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। अब हम कोई भी डिवीजन पे या कोई भी जो उसके पार्ट पे हमें अगर कट करना है या हमें सिग्नल लेना है वो हम बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो आप इसको उस एप्लीकेशन के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। आप इनपुट आउटपुट वायरिंग पीएलसी के साथ देख सकते हो, जिससे आप लोग इसको ऑन साइट भी यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको प्रैक्टिकली समझा सकूं कि कैसे वायर करना है एक रोटरी एनकोडर को अपनी एप्लीकेशन के लिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और मैंने जो सर्किट डायग्राम है एक रोटरी एनकोडर और एक पीएलसी का, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको रेफर कर सकते हो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोज़ है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।